नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 19 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है भारत में जो प्रोफेशनल सर्विस हैं सर्विस सेक्टर में, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उस रिपोर्ट को देखेंगे। उसके बाद से कल का एक नेवी वाला टॉपिक बाकी है और भी कई सारे टॉपिक हैं जिसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन में यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक सवाल दिया हुआ है, व्हाट इज़ इंडियाज़ बेस्ट परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम। मतलब भारत के कृषि उत्पाद में सबसे बेहतर कौन सा ऐसा आइटम है जो परफॉर्म कर रहा है, तो वो है बफेलो मीट। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बफेलो मीट जो है ये भारत इसके एक्सपोर्ट के मामले में बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ा है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये 5.10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे वियतनाम को, इजिप्ट को, मलेशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, उज़्बेकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हम लोग मलेशिया को करते हैं, वियतनाम को करते हैं। उसके बाद इजिप्ट का स्थान आता है, देन मलेशिया, यूएई, सऊदी अरब और बाकी देशों का नाम आता है। बफेलो मीट भारत में सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट में भी प्रथम स्थान पर है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, कितनी बार ये पूछ लेता है छोटे मोटे कि भारत ने हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन सा एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछ ली जाती है। एक और जो न्यूज़ है यहाँ पर कि सरकार थोड़ा सा समझना और सोचना शुरू कर दिया सरकार ने, किसको, आम पब्लिक को भी, कि E20 को लेकर के पहले सरकार ने ये तय किया था कि हम इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, सभी गाड़ियों में E20 डालना ही पड़ेगा और आपको डलवाना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शंस। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि भाई हम ऐसा करते हैं और ये ज़्यादा सही रहता है कि हम पेट्रोल पंप पर E20, E10 और नॉर्मल पेट्रोल जो होता है इसे भी हम लोग रख देंगे, जो इसकी जो इच्छा वो डलवाए। ब्राज़ील देश का नाम तो सुना ही होगा आपने, ब्राज़ील का नाम कैसे नहीं सुनेंगे। तो ब्राज़ील में जो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल है उसको लेकर के सरकार ने वहाँ पर बहुत पहले नीतियाँ बनाई थी और वहाँ की जो नीति थी वो यही थी कि भाई ऑप्शंस रख दो और जो आपको बेचना है ज़्यादा उसे सस्ता कर दीजिए। साधारण सी बात है, लोग क्या करेंगे, सस्ता की ओर धीरे धीरे आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर है कि लोग जो चाह रहे हैं उसको महंगा कर दो, जो पेट्रोल नॉर्मल चाह रहे हैं उसको 149 के लीटर कर दो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बाकी इथेनॉल वाले को उसी दाम पर रहने दो जिस दाम पर पहले पेट्रोल मिलता था। तो इससे लोग क्या होते हैं, लोग हतोत्साहित होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है मार्केट में, ख़रीदने से बचते हैं। और पुरानी गाड़ियों को तो मुझसे पूछिए किस प्रकार से हालत ख़राब की है इस इथेनॉल ने, क्योंकि E20 वाले इंजन तो बहुत कम थे। 2024 के बाद, 23 के बाद से E20 वाले ईंधन आना शुरू हुए हैं, इंजन की मैं बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक को भी ज़रा हम लोग देखेंगे। शुरू करते एक एक करके। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का। एक चीज़ और है, अचीवर ग्रुप फिर से शुरू हो गया है। डेली उसमें MCQ दिया जाता है। अगर आपको जुड़ना हो, कम प्राइस पर भी जुड़ सकते हैं आप 25 तारीख तक। उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। पेशेवर सेवाओं भारत के रेगुलेटरी सिस्टम पर नीति आयोग की रिपोर्ट, ये PIB का स्क्रीनशॉट है बंधुओं, है ना। एक चीज़ और है, कल रात में 1-1:30 बजे करीब में ग्रुप में किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि JPSC के बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन रद्द कर दिए गए हैं। पिछली बार जो 2023 में जो एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें 2 बच्चे मेरे भी SDM बने थे। एक दिव्या जी थी जो मेरे पास काम करती थी और एक अनुकर था जो स्टूडेंट था। सोचिए कोई SDM बने और अचानक से आपको पता चले कि आपकी जॉब ख़त्म हो चुकी है, अब आप SDM नहीं हैं, है ना। तो किस तरह का ट्रॉमा है, भ्रष्टाचार की ही यह देन है। और इसमें है क्या ना, चोरी करने वाले लोगों की संख्या कम होगी लेकिन पीसते कौन है, साधारण गरीब घर के बच्चे हैं। ये दिव्या जो थी या अनुकर जो है कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, बहुत साधारण परिवार से बच्चे हैं ये, और अधिकांश इसी तरह के होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में ये सारे के सारे मारे जाएंगे। सबका कैरियर जो है वो दाव पर लग जाता है। ख़त्म कर दिया, इनकी जॉब ख़त्म हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से कुछ रिलीफ मिले तो मिले, नहीं तो इनकी जॉब चली गई है। सोचिए आप SDM बने, इतना उत्सव मनाते हैं, रिजल्ट आता है, खुश होते हैं, जीवन बदल जाता है बच्चों का, और अचानक से आपको पता चले कि सब ख़त्म, सपना था ये।
खैर देखते हैं आगे क्या होता है। पेशेवर सेवाओं में भारत के रेगुलेटरी सिस्टम पर नीति आयोग की रिपोर्ट। भारत का जो सिस्टम है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, पेशेवर सेवा ऐसे सेवा जिसमें ज्ञान आधारित, बौद्धिक चीज़ों पर आधारित सर्विस दी जाती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जैसे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हो गए, ये क्या होते हैं, इनको हम लोग पेशेवर सेवा, प्रोफेशनल सर्विस इसको हम लोग कहते हैं। नीति आयोग ने भारत का सेवा क्षेत्र रिपोर्ट का नाम क्या है, व्यावसायिक सेवाओं में विनियामक व्यवस्था पर अंतर्दृष्टि, इंडिया सर्विस सेक्टर इंसाइट इनटू द रेगुलेटरी रिजीम इन प्रोफेशनल सर्विस, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट भारत में ज्ञान आधारित व्यावसायिक सेवाओं को नियंत्रित करने वाले, ये रिपोर्ट किस पर है, तो नॉलेज बेस्ड प्रोफेशनल सर्विस जो है उसको नियंत्रित करने वाले जो हमारे पास सिस्टम है उसकी क्रिटिकल आलोचना करते हुए हमें बताता है कि उस सिस्टम में क्या सही है और क्या गलत है, इसकी जानकारी ये रिपोर्ट हमें देता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है ताकि संरचनात्मक बाधाओं की पहचान की जा सके, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। इन्होंने ये कहा है कि इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो ये सिस्टम है, सर्विसेज हैं, ये इसमें कमियां क्या है, खामियां क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हम वर्ल्ड में जिस प्रकार की प्रथाओं का पालन किया जाता है, जिस तरह की चीज़ों का प्रैक्टिस किया जाता है, उस तरह की चीज़ों को हम भारत में भी ला सकें। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से लीगल, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, विनियामक, विखंडन और प्रतिबंधों को रेखांकित करती है, बताती है कि ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें किस प्रकार सरकार के नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है और किस प्रकार सरकार जगह जगह पर प्रतिबंध लगा कर रखा हुआ है जो व्यावसायिक गतिशीलता या वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बाधित करते हैं। सेवा क्षेत्र का व्यापक महत्व है। सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 23-24 भारत के जीडीपी का 55% का योगदान देता है, यानी कि 100 रुपये का भारत का अगर प्रोडक्शन है तो उसमें से 55 रुपये जो हैं ये टर्सरी सेक्टर से आता है, 17 से 18 रुपये करीब में प्राइमरी सेक्टर से आता है और बाकी जो बच जाता है 20% के आसपास, वो आपका कहाँ से आता है, तो वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर से 25% के आसपास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वर्ष 2011-12 से 23-24 के दौरान इसने लगभग 7% की वृद्धि की है। यह कुल रोजगार का 30% प्रदान करता है सर्विस सेक्टर। भारत का शीर्ष प्रत्यक्ष FDI प्राप्तकर्ता क्षेत्र भी कौन सा है, तो सर्विस सेक्टर ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, जिसकी वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 2024 में 4.3% है, 2005 में केवल 2% थी। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी और चीन के बाद से यह स्थान हमें प्राप्त होता है। विनियामक परिदृश्य और वैश्विक सूचकांक, अब इसी के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और क्या होना चाहिए। सभी व्यवसायों की कंपनी अधिनियम 2013, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008, साझेदारी अधिनियम 1932 तथा फेमा RBI के नियमों जैसे विधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये जितने भी व्यावसायिक सेवाएं हैं उनको इस तरह के बड़े बड़े कानून भारत बनाए गए हैं, उसके जरिए उन्हें रेगुलेट किया जाता है। OECD सेवा व्यापार प्रतिबंधात्मक सूचकांक STRI, स्थापत्य सेवाएं दूसरा सबसे प्रतिबंधात्मक, अत्यधिक प्रतिबंध लगा हुआ है भारत में। विधिक तीसरा सबसे, लेखा अकाउंटेंट चौथा सबसे और अभियांत्रिकी सेवा में 38वां सबसे ज़्यादा प्रतिबंधात्मक, तुलनात्मक रूप से उदार है इंजीनियरिंग। बाकी सर्विस जो बाकी बड़े बड़े सेक्टर हैं अपने पास, उस पर हमने ढेर सारे रूल एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं। यहाँ तक कि आर्किटेक्चर जैसी चीज़ों में भी हमने कई सारे रेगुलेशंस लगाए हुए हैं। अकाउंटिंग, लीगल जो सर्विस होती है उसमें भी हमने बहुत बड़े हद तक कहीं न कहीं रेगुलेशंस को लगा रखे हैं। भारत और वैश्विक व्यापार के नियम, भारत ने विधिक व स्थापत्य सेवाओं में GATS के अंतर्गत कोई प्रतिबद्धता नहीं की है। इंजीनियरिंग सेवाओं में भारत की प्रतिबद्धताएं सीमित हैं, जिसमें विदेशी इक्विटी की 51% सीमा निर्धारित है। 51% तक ही हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विस में विदेशी इक्विटी शेयर। भारत WTO के 2017 के सेवा घरेलू विनियम पर संयुक्त पहल का हस्ताक्षर करता नहीं है, हालांकि यह MFN सिद्धांत के माध्यम से इसका लाभ प्राप्त करता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन के माध्यम से हम लोग इसका लाभ तो प्राप्त करते हैं, लेकिन WTO की एक पहल है जिस पर भारत ने साइन नहीं किया हुआ है, जिसके जरिए आपको अपने यहाँ का फ्रेमवर्क को थोड़ा सा लिबरल बनाना पड़ता है इस तरह के सर्विसेज से जुड़े हुए। व्यावसायिक सेवा क्षेत्र की चुनौतियाँ,
अधिवक्ता अधिनियम 1961 मुख्य रूप से अधिवक्ताओं को मान्यता देता है, जिससे इन हाउस लीगल काउंसलर एलपीओ पेशेवर विनियामक ढांचे से बाहर हो जाते हैं। भारत के विदेशी विधिक निकायों के साथ कोई पारस्परिक मान्यता समझौता ही नहीं है। अधिनियम अधिवक्ताओं को कॉरपोरेट संरचनाएं अपनाने, गैर विधिक पेशेवरों के साथ बहुविषयक प्रथाओं को गठन से रोकता है, जिससे उनकी विस्तार क्षमता सीमित हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं? हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर आज फारसी भाषा में पढ़ा रहे हैं क्या, जैसा लग रहा है जिले इलाही बैठे हुए हैं और मुगल आजम बैठे हुए यहाँ पर, और मैं फारसी में बिल्कुल अमीर खुसरो के शब्द में आपको कविताएं कहानियाँ सुना रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ये है क्या, थोड़ा सा रुक करके समझते हैं कि ये क्या है। एक व्यक्ति है ए नामक, एक देश है अमेरिका और एक देश है भारत। ठीक है, ये व्यक्ति कहाँ का है? ये जापानी मूल का है। ये वहाँ के अकाउंटेंट है, सीए है वहाँ का। ये भारत में आकर के प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, अमेरिका में जाकर के प्रैक्टिस कर सकता है। भारत के व्यक्ति अमेरिका में जाकर के आसानी से बड़े बड़े जॉब प्राप्त करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, सभी प्रकार के सेक्टर में जॉब प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, अगर उनके अंदर टैलेंट होता है तो। वहीं पर क्या अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर के लीगल सेवाओं में प्रैक्टिस कर सकता है, अकाउंटेंट का कार्य कर सकता है, या फिर सीए का कार्य कर सकता है क्या, अगर वो यहाँ के चीज़ों का ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अपने यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशंस बहुत कठोर बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? यही नीति आयोग कह रहा है कि हम जब आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम व्यापार की बात करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, हम जब प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, तो हमें इस प्रकार के सर्विस सेवाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, जहां पर हम दुनिया भर के सर्विस जो प्रोवाइडर हैं उनके साथ कंपटीशन करें, न कि अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षित ढंग से एक पिंजरे में बंद करके रखें और उसी से काम चलाएं। जिस प्रकार से हमने बाकी सेक्टर को उदार बनाया है, उसी प्रकार से इस सेक्टर को भी क्यों ना उदार बनाया जाए। अब यही आलोचना नीति आयोग ने किया, तो नीति आयोग तो हमारी और आपकी भाषा में बात नहीं करेगा, है ना। वो किस भाषा में बात करते हैं? इसी प्रकार के बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी फेंक फेंक के बात करते हैं, जबकि मामला बस यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है। अकाउंटेंट में क्या है? ICAI और NFRA का दोहरा पर्यवेक्षण है, डुअल सुपरविजन है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती रहती हैं। विदेशी लेखाकार भारत में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। विदेशी जो अकाउंटेंट, विदेशी जो क्या बोलते हैं इनको यार, लेखांकन और लेखा परीक्षा, अकाउंटेंट एंड ऑडिटिंग का जो काम होता है, वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उन्हें ICAI के साथ पंजीकरण करना आवश्यक होता है। बही खाता रखरखाव के लिए समर्पित नियामक ढांचे का अभाव है अपने यहाँ पर। इसी प्रकार से वास्तुकला और अभियांत्रिकी में भी हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं। वास्तुकला को वास्तुकार अधिनियम 1972 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग अभ्यास के लिए कोई व्यापक वैधानिक ढांचा उपलब्ध नहीं है। इंजीनियर्स विधेयक लंबित है अभी भी। पंजीकृत वास्तुकार केवल एकल स्वामित्व या साझेदारी फर्म के माध्यम से काम कर सकते हैं, LLP या कंपनियों के रूप में नहीं कर सकते, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित हो जाती है। भारत में वास्तुकारों के लिए कोई MRA नामक चीज़ भी नहीं है, जिससे क्या हो कि वो यहाँ पर खुल करके काम कर सकें। ये भी भारत में संभव नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य और संबद्ध सेवाओं में भी हमने क्या कर रखी है, तो रोक लगा रखी है। अब नीति आयोग ने क्या कहा है? नीति आयोग ने कहा है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यवसायिक विकास, तकनीकी और नियामकीय परिवर्तन के अनुरूप बने रहने के लिए सभी व्यवसायों में एक समान प्रवर्तनीय CPD घंटे आधारित व्यवस्था स्थापित करना चाहिए, जिससे सभी जो प्रोफेशनल सर्विस हैं उसमें एक समान रूल रेगुलेशन हो, सभी जगह सही प्रतिस्पर्धा हो और सही से काम हो पाए। हम कट के ना रहें, बल्कि वैश्विक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। इसमें हम सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, दुनिया में जो बेहतर है वो अपने यहाँ पर क्यों ना हम अपनाते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से उन्नयन, लागत आधारित सेवा से हट करके उच्च मूल्य ज्ञान गहन कार्य की ओर भारत बढ़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम टैलेंट को आकर्षित कर सकें। उभरती प्रवृत्तियों को बढ़ाना, AI, ऑटोमेशन, हरित संक्रमण जैसी चीज़ें जो होती हैं, ग्रीन ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो और भी रणनीतिक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उससे भी हम क्यों ना जुड़ते हैं। तो यही सब इसमें नीति आयोग ने सुझाव दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है,
तो वहाँ पर आप बता सकते हैं किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं, किन किन क्षेत्रों में चुनौतियाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। नीति आयोग का हर छोटा बड़ा रिपोर्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट ही होता है, वहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिसको ग्रीनियम शब्द कहा गया है। इसी शब्द के कारण ही हम केवल पढ़ रहे हैं, और तो इसमें कुछ खास है नहीं, समझने की चीज़ें हैं, ज़रा समझ लेंगे कि क्या है। ग्रीनियम और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ग्रीनियम भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बाजार में, सॉवरेन का मतलब होता है हमारा अपना, ठीक है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मैं धारक को इस प्रकार से लिखा रहता है 50,000, तो 50,000 आप आज खरीदेंगे इसको 40,000 में, और आपको बोला जाएगा कि आप 6 महीने बाद आइए, आपको हम 50,000 रुपये रिटर्न करेंगे। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। आपको लिखित में दिया है तो ये क्या हो गया, निवेश हो गया कि आज 40,000 लगाया, 6 महीने बाद 50,000 मिल गया, तो बढ़ गया पैसा, तो ये निवेश हो गया। इसी को निवेश बोलते हैं। ये कहाँ पर उपयोग होता है, अब इसके जगह जगह उपयोग किए जा सकते हैं। पर्यावरण में उपयोग करेंगे तो ग्रीन बॉन्ड कह देंगे हम लोग, अब बिना पर्यावरण वाले चीज़ों पर उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग ग्रीन बॉन्ड नहीं कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं जो अलग अलग पर्पज़ से बनाए जाते हैं। क्या है ये, मार्केट से पैसा उधार लेने के एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भारी भरकम शब्दों में जो लिखा हुआ है उसी में से ग्रीनियम शब्द एक आया है, उसको ज़रा समझते हैं। पढ़े लिखे लोगों की दिक्कत ये है कि वो अपना अपना शब्द बनाते रहते हैं। भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बाज़ार में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। हमारे यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड बाज़ार जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि मजबूत निवेशक मांग के कारण से ग्रीन बॉन्ड तुलनीय पारंपरिक सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में निरंतर ग्रीनियम पर कारोबार कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड हमेशा ही डिमांड में रहता है। क्यों भाई, क्योंकि सरकार जो है उसमें विश्वास है कि ये सरकार तो भाग नहीं जाएगी। अब मान लीजिए आपने मुझे बॉन्ड दिया, मैंने आपको पैसे दिए, आपके बॉन्ड मेरे पास आ गया, और आपने कहा कि 6 महीने बाद आकर के आप मुझसे 10,000 की जगह पर 20,000 रुपये ले जाना। 6 महीने बाद मैंने आपको फ़ोन किया, पता चला फ़ोन ही ऑफ, गायब है आदमी, एड्रेस भी गलत, सब गलत। तो प्राइवेट व्यक्तियों पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सरकार का तो ऐसा नहीं है, मोदी जी तो वहीं रहेंगे। तो आज अगर मोदी जी ने आपको बॉन्ड दिया है, पैसे लिया है आपसे, तो कल आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ग्रीनियम बाजार भारत में जो है गवर्नमेंट प्रतिभूतियों से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये हमारे देश के लिए बेहतर चीज़ है। वित्त वर्ष 26-27 से पहली छमाही में औसतम ग्रीनियम का स्तर वित्त वर्ष 22-23 में भारत द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की शुरुआत के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह प्रवृत्ति संकेत देती है कि भारत में ग्रीन बॉन्ड बाजार जो है यह मजबूत हो रहा है। ग्रीनियम क्या है, अब जरा डिफिनेशन समझते हैं। हर जगह जेनजी के शब्द घुसते जा रहे हैं, फोमो, ग्रीनियम, तो इसी प्रकार से फोमो वाला ग्रीनियम है ये। ग्रीनियम ग्रीन प्रीमियम से आज से उस कम प्रतिफल ब्याज दर से है जिसे निवेशक पारंपरिक सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में पर्यावरणीय रूप से सतत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जारी ग्रीन बॉन्ड पर स्वीकार करने को तैयार होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ग्रीनियम। इसको जरूर याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ग्रीनियम से क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और चारों मिलते जुलते हैं, वहाँ पर आपको चयन करना होगा। चूँकि बॉन्ड की कीमत और प्रतिफल विपरीत दिशा में चलते हैं, इसलिए कम प्रतिफल का अर्थ है निवेशक ग्रीन बॉन्ड के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है, जो सतत निवेशक के प्रति उनके प्राथमिकता को दर्शाता है। अब एक लाइन था इसमें लिखा हुआ जो सर के ऊपर से जा रहा है, क्या है लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर, चूँकि बॉन्ड की कीमत और प्रतिफल विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे अब ये क्या लिख दिया है, जैसे क्या है, 20,000 रुपये का बॉन्ड है ना। आपने मुझे बोला कि आप मुझे आज 15,000 दो, मैं आपको 1 साल बाद 20,000 लौटा दूंगा। तो क्या हुआ, 1 ईयर के लिए 5,000 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है। सेम कोई और व्यक्ति आया, उसका 20,000 रुपये का है, उसने मुझे बोला कि आज आप मुझे 15,000 दो, 15,000 रुपये में ये बॉन्ड ले जाओ, आप 4 महीने बाद आ जाओ, 6 महीने बाद आ जाओ, मैं आपको कितना दूंगा, तो 20,000 दूंगा। तो यहाँ 6 महीने पर मुझे 5,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, और वहाँ पर 1 साल में मुझे 5,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि बॉन्ड की कीमत जब ज़्यादा होती है तो प्रतिफल लाभ उसका कम हो जाता है। बॉन्ड की कीमत जब कम होती है तो लाभ उस पर ज़्यादा मिलता है। यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये समझाया है कि भारत में जो निवेश हो रहा है, जिसको हम लोग ग्रीनियम कहते हैं, वो ग्रीन निवेश से किस प्रकार से अलग है।
तो चूंकि इस पर प्रतिफल कम मिल रहा है, फिर भी उदार निवेशक पर्यावरण वाले क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा है कि भले उनको प्रतिफल कम मिल रहा है, लेकिन निवेशक जो हैं वो पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट में बॉन्ड के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। स्थिर ग्रीन नियम का महत्व, लागत प्रभावी जलवायु कार्रवाई, यह सरकार के लिए ऋण की समग्र लागत को कम करता है, जिससे 2070 तक हम शून्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महत्व क्या है? महत्व पहला है, इससे जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ों से हम जो फाइट कर रहे हैं उसमें मदद मिलेगा। बाजार की परिपक्वता हुई है इससे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, अब उसको ज़रा समझते हैं। SGRBS इसको कहा जाता है। सरकारी ऋण उपक्रम है जिन्हें केंद्रीय बजट 22-23 में भारत के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था और संक्रमण को समर्थन देने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया? 2022-2023 के बजट में इसको लाया गया था। क्या कहा गया था कि अगर हम कोई पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, अपना पैसा बॉन्ड के माध्यम से आप लगा सकते हैं और आप उसके ज़रिए हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन शब्द क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट होंगे, जैसे सोलर फार्म बनाया जाए, मान लीजिए, जैसे कहीं पर छोटे डैम बनाए जाएँ, कहीं पर विंड पार्क बनाया जाए, तो ये सब क्या है? पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए सरकार को पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? तो यही बॉन्ड बेच करके सरकार पैसे कमा रही है। तो इसी को कहा जाता है ग्रीन बॉन्ड। सब कुछ क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर रटना नहीं पड़ेगा आपको जीवन में कभी भी। एक ही चीज़ इसमें याद रखना है कि 2022-2023 के बजट में लाया गया था, बस। जुटाई गई धनराशि केवल पात्र हरित परियोजना के लिए निर्धारित किया जाता है, जो किसमें कि लगाया जाए? केवल एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट में केवल इसको इन्वेस्ट किया जाता है। SGRB ढांचा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत के अनुरूप है। अब जो हमने अपने यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड बनाया वो अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप है। उसी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का नाम ICMA कर दिया है। भारी भरकम शब्द है थोड़ा सा। ट्रेडिंग और प्राप्त SGRB सामान्य मूल्य की नीलामी के माध्यम जारी होते हैं। रेपो ट्रांजैक्शन हेतु पात्र हैं, द्वितीयक बाजार में कारोबार के योग्य होते हैं, बैंकों का अनिवार्य SLR आवश्यकताओं के लिए प्राप्त होते हैं, यानी कि SGRBs को कहीं पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर सरकार ने इसको एक्सेप्ट करवाया है। ढांचा और रेटिंग वित्त मंत्रालय द्वारा 2022 में जारी किया गया। नॉर्वे स्थित CICERO द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। ये रिव्यू दे करके देंगे भाई, ये स्टार रेटिंग कर देंगे कि इतना स्टार है, जिससे इसे मध्यम हरित सुदृढ़ शासन श्रेणी में रखा गया है। प्राप्त धनराशि भारत के संचित निधि में जमा होती है। पीएलएम के लिए इंपॉर्टेंट, वित्त मंत्रालय के लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा ग्रीन रजिस्टर जैसे तंत्र इसका प्रबंधन किया जाता है। मुख्य चयनित सलाहकार जो हैं हरित वित्त कार्य समिति द्वारा परियोजनाओं का चयन व मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सी परियोजनाएं ग्रीन बॉन्ड में आएगा और कौन सी नहीं आएगा। धनराशि का आवंटन और वास्तविक उपयोग की लेखा परीक्षा भारत के CAG के द्वारा किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में भी पता चल गया आपको क्या है क्या नहीं। भारत में ग्रीन बॉन्ड वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। 887 अरब रुपए का ग्रीन बॉन्ड करीब में भारत में प्रचलन में है और यह दिनों दिन बढ़ ही रहा है। तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। ग्रीनियम क्या है ये भी याद रखिएगा। क्या है, ये नई नई प्रकार के शब्द हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है नेवी टू लीज 2 न्यू MQ-9B सी गार्जियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट फ्रॉम US फर्म। US की कंपनी है, उससे 2 MQ-9B अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, उड़ने वाले ड्रोन होते, बड़े आकार के एयरक्राफ्ट है, मतलब छोटे साइज़ के हवाई जहाज़ जो होते हैं उस साइज़ के होते हैं ये, और सर्विलांस के काम आते। फ़ोटो देखेंगे क्या? फ़ोटो देखेंगे क्या? ये देखिए इसका फ़ोटो, यही है वो। ये बनाता है अमेरिका, और अमेरिका तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया पर राज करता है। तो ये हम लीज़ पर ले रहे हैं अमेरिका के कंपनियों से। इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। जैसे सवाल क्या पूछेगा, हाल ही में MQ-9B चर्चा में रहा है, क्या है? हाल ही में MQ-9B जो हथियार है ये हमने किस देश से लीज पर लिया है, या फिर इसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स
एरोनॉटिकल के साथ 1943 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए MQ-9B सी गार्जियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को पट्टे पर लेने के लिए है। सारा कुछ यहाँ पर शब्द जो लिखा हुआ केवल उसी को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। हाई एल्टीट्यूड अधिक ऊंचाई, लॉन्ग रेंज लंबी दूरी तक और काफ़ी लंबे समय तक हवा में रह सकता है। रिमोटली पायलटेड मतलब दूर से बैठकर इसको कंट्रोल किया जाता है, जिस प्रकार से आप गेम खेलते उसी प्रकार जॉयस्टिक के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इसको लीज पर हम लोग ले रहे हैं 30 महीने के लिए, 30 महीने यानी कि लगभग में 3 साल के लिए। इस अनुबंध पर रक्षा विभाग का अतिरिक्त सचिव और अलग अलग लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया और इसको खरीदा जाएगा। क्षमताएं और रणनीतिक प्रभाव क्या है? ये उत्पन्न बहुत ही ज़्यादा उन्नत प्रणाली है, ये दुनिया के सबसे हाईटेक सर्विलांस सिस्टम में से एक है। ये अत्याधुनिक संस्कार पुरस्कृत पेलोड से लैस है। ये विशाल समुद्री क्षेत्रों में निरंतर खुफिया निगरानी, टोही कवरेज इत्यादि प्रदान करेंगे। ये भारतीय नौसेना के समुद्री डोमेन जागरूकता को महत्वपूर्ण करेगा और इंडियन ओशन रीजन में हमारे क्षमताओं को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। ये 2 नई प्रणालियों के साथ नौसेना के HALE RPAS की कुल इन्वेंट्री बढ़कर के 4 यूनिट हो जाएगी। 4 इकाई होने से नौसेना का पूर्वी पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में एक साथ परिचालन करने का हमें जो है क्षमता प्राप्त हो जाएगी। मौजूदा ड्रोन लीज की पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय नौसेना वर्तमान में लीज पर लिए गए 2 पुराने MQ-9A का संचालन करती है। इन मौजूदा ड्रोन्स को 2020 में भारत चीन के बीच चरम सीमा तनाव के दौरान प्रारंभिक 1 वर्ष की अवधि के लिए खरीदा गया था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। MQ-9B लीज तब तक जारी रहेगी जब तक अस्थायी रूप से खरीदे जा रहे 31 MQ-9B ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू नहीं हो जाती है। ये वो ड्रोन है जिसको हमने ख़रीदा है। अब देखिए, आप गाड़ी लीज पर भी लेते हैं भाई कि 10 दिन के लिए दे दो, 15 दिन के लिए दे दो, 1 महीने के लिए दे दो, है ना। और आप क्या करते हैं, गाड़ी परचेज भी करते हैं, या घर आप रेंट में रहते हैं या फिर आप परचेज भी करते हैं। तो जब तक हमारे पास आ नहीं जाता है ना, जो हमने परचेज किया हुआ उसी देश से किया हुआ है, तब तक के लिए हमने लीज पर इसको लिया है। ये बहुत बड़ी खरीद होगी जो हमने खरीदा है। ये भारत का सबसे बड़ा रक्षा समझौता में से एक है। 28,000 करोड़ रुपये से अधिक का रक्षा समझौता है ये, $3.5 बिलियन का, जो 2024 में भारत ने किया है। और हम 31 MQ-9B जो है इसको हम लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे आपको समझ में आ ही गया। स्वदेशीकरण MRO सुविधा, जनरल एटॉमिक्स के साथ अनुबंध के तहत भारत में वैश्विक रखरखाव, मरम्मत, ओवरऑल की सुविधा स्थापित किया जाएगा। ओवरऑल का मतलब होता है भारत में ही सब कुछ इसका किया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें अमेरिका पर निर्भरता नहीं रहना पड़ेगा। देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन करने के लिए यह सुविधा भारत में कुछ MQ-9B को असेंबल और इकट्ठा भी करेगी। तो MQ-9B से जुड़े हुए सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। हमने ग्रीनियम को देखा है, हमने नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा है। ज़रूर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और टॉपिक है, इसको भी ज़रा हम लोग कर ही लेते हैं कि क्या है ये टॉपिक। E20 और E10 वाला है। व्यवहार्यता पर सरकार चर्चा कर रही है। सरकार और उद्योग जगत ने वर्तमान में अनिवार्य E20 के साथ साथ E10 10% इथेनॉल अगर होता है, पेट्रोल है, पेट्रोल में अगर 10% इथेनॉल मिला दिया तो उसको E10 कहते हैं। 20% मिला दिया तो E20 उसको कहते हैं। ठीक है, E10 और E20 इसको कहा जाता है। क्यों मिलाते हैं? ताकि हमें 20% या 10% पेट्रोल कम खरीदना पड़े और ईंधन की क्षमता भी उतनी ही बनी रहे। वर्तमान में E20 में 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल शामिल है। देश भर बेचा जाने वाला एकमात्र मानक बेस पेट्रोल संस्करण है और सरकार ने इसको धड़ल्ले से बेचना भी शुरू कर दिया। जबकि ऐसा नहीं किया था कि भाई सारे गाड़ियाँ और कंपनियों वाले को पहले बोला हो कि सब के सब अब E20 बनाना शुरू करो। इंजन अब इंजन जब बनेगा तभी तो जाके ईंधन उस हिसाब से डालना चाहिए, नहीं तो गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है। भारत ने पिछले साल पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, जो मूल समय सीमा से 5 साल पहले ही था। विवाद क्या हुआ था? विवाद ये हुआ था कि आप हम पर थोप रहे हो, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, माइलेज बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। माइलेज तो मैंने भी देखा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। यानी कि पहले अगर आपकी गाड़ी ना मान लीजिए 25 किलोमीटर का माइलेज दे रही थी, 4 व्हीलर सुजुकी की ही गाड़ी दे सकती इतनी माइलेज, तो और तो कोई दे नहीं सकती, है ना। तो अब वो देगी कितनी? तो 16, 17 या 20 दे रही थी, तो आ जाएगी 12, 11। ये माइलेज बहुत कम हुआ। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट है ये माइलेज में।
तो माइलेज कम होने से क्या होगा, तेल की खपत बढ़ी है, तेल की खपत बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा तेल का उपयोग होगा, ज़्यादा तेल का उपयोग होगा तो क्या होगा भाई, भारत स्टेज 6 और ये सब जो हम बना के लाए हैं ना कि प्रदूषण कम होगा, वो सब के सब उड़ जाएंगे हवा में, पॉल्यूशन इससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अब तेल ज़्यादा बर्न हो रहे हैं, ठीक है। और इथेनॉल बनाने के लिए भी पॉल्यूशन बनता है बहुत बड़ी मात्रा में। दोहरे ईंधन की लॉजिस्टिक चुनौती भी थी। E10 E20 दोनों पेट्रोल एक साथ खुदरा बिक्री करना भारत के जटिल ईंधन खुदरा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए विशाल लॉजिस्टिक चुनौती प्रस्तुत करता है। तो चुनौती प्रस्तुत करता है तो उसे हल किया जाएगा, बाकी दुनिया भी बेचती, हम भी बेचेंगे। इसके लिए रिफाइनरी से लेकर के सीधे ईंधन पंप तक लगभग एक समानांतर आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण की आवश्यकता होगी, जो सरकार को करना पड़ेगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल बनता है भाई, सवाल ये बनता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये E10 E20 ये सब क्यों कर रहे हैं, इथेनॉल क्यों मिक्स कर रहे हैं, क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। अगर पहले 100 लीटर लाते थे, अब चूँकि 20% इथेनॉल तो अपने देश में ही है, तो अब 80 लीटर लाना पड़ेगा, तो 20 रुपये का यहाँ पर तो बचत हुआ ना, ये बहुत बड़ी बचत होगी। आयातित कच्चे तेल को घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल से प्रतिस्थापित करके भारत सालाना अरबों डॉलर बचा सकता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकता है। कृषि अर्थव्यवस्था, किसानों की आय बढ़ सकती है, और मंत्री जी के पुत्र का ही इथेनॉल प्लांट है, तो किसानों की आय बढ़ेगी तो थोड़ा सा उनकी भी आय बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब ये कहने का है कि सरकार कह रही किसानों की आय बढ़ेगी। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमें इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशन में ज़्यादा तनाव की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर 20% इथेनॉल होगा तो कम तेल में भी गुजारा कर लेंगे। लॉजिस्टिक चुनौती और खुदरा लागत जो है इससे कम हो जाएगा। ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। वाहन निर्माताओं पूरी तरह से E20 अनुपालन वाले इंजन अनिवार्य किया जाएगा, जिसके लिए R&D टूलिंग में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। हालांकि यह तकनीक क्षमताओं को बढ़ाता है, लेकिन इससे वाहन और विनिर्माण की इनपुट लागत में भी वृद्धि होगी। ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव में भी आता है। बुनियादी ढांचे में निवेश और रोजगार सृजन भी इससे कहीं न कहीं हो सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के इम्पैक्ट को याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा मेंस में यही कि इथेनॉल क्या होता है, E10 E20 नीति क्या है, भारत सरकार की इथेनॉल पॉलिसी क्या है, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव की चर्चा करें, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।